नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल द ग्रोथ हब में। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही रोचक चैप्टर की जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो इसके अंदर कई सारे टॉपिकों का समावेश है। ये चैप्टर कई टॉपिकों से या आप कह सकते हो कई चैप्टरों से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर हम क्या मुख्य पढ़ने वाले हैं और वह जो मुख्य है उनमें भी कुछ मुख्य होगा, क्योंकि जितना भी हम पढ़ेंगे सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात बेसिक पे होगी, पर उससे भी पहले हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। नॉर्मली बात कर रहे हैं अभी तो कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो नंबर सिस्टम चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन से भी हम पढ़ने वाले हैं नोइंग अवर नंबर, बोल सकते हैं उसे, मतलब संख्या की पहचान। ये कौन सी संख्या किस प्रकार की हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ कि कोई संख्या लिखी है आपके सामने 9, कोई संख्या लिखी है आपके सामने 9, तो वो संख्या आपको पहचाननी है कि ये संख्या कैसी है। तो हम कह सकते हैं 9 एक अभाज्य संख्या है, 9 एक विषम संख्या है ना, और 9 एक प्राकृतिक संख्या है। और इस प्रकार से कई तरीके हैं जिनसे हम संख्याओं को पहचान सकते हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर आएगी आपकी यूनिट डिजिट, फिर हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फिर AO एंड DO यानी असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, AP एंड GP। वही चीज़ें हैं जो आपने कक्षा 10वीं में पढ़ी हैं। फिर आएंगे आपके बार, फिर आप पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नंबर्स, फिर आप पढ़ेंगे फैक्टर्स, फिर डिविजिबिलिटी रूल्स, फिर आएंगे आपके फ्रैक्शंस, फैक्टर, फिर फ्रैक्शंस, फिर आएंगे आपके परफेक्ट स्क्वायरल क्यूब्स, फिर आप पढ़ेंगे क्वाटेंट एंड डिविडेंट, ठीक है, भागफल एंड शेष, इस प्रकार से। फिर आएंगे आपके मिक्स्ड क्वेश्चन। अंतिम चरण आपका ये होने वाला है मिक्स्ड क्वेश्चन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी हमने जो पढ़े हैं, जिन्हें हम चैप्टर बोल रहे हैं, टॉपिक बोल रहे हैं, उन सभी का समावेश इसके अंदर आ जाएगा, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वही चीज़ से कि हम क्लासिफिकेशन से ऊपर क्या करते हैं, आज के लिए नंबर को जानते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ध्यान आपका केवल केंद्रित होना चाहिए नोटबुक पर। तो यहाँ से शुरुआत होती है नंबर्स, उनके भी बेसिक की, क्योंकि यहाँ हम एकदम ज़ीरो लेवल से कर रहे हैं और ये चीज़ें आपको लिखनी है, हालांकि मेरे पास भी लिखी है। अगर आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस के साथ इसकी आपको PDF भी दी जाएगी। ठीक है, PDF के लिए आपको एक बार कमेंट कर देना है, वो भी मिल जाएगी। तो बात करते हैं नंबर की। नंबर 3 श्रेणी में आते हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, काल्पनिक संख्याएं जिसे हम इमेजिनेशन नंबर बोलते हैं, इमेजिनेटरी, और फिर आते हैं आपकी मिश्रित संख्याएं, मिक्स्ड नंबर। तीनों आ गए। तीनों की बात करते हैं किस प्रकार से ये होती हैं। ठीक है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है। बात समझ में आई। जो वास्तविक संख्या होती है उन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इनके भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपके सामने कोई संख्या रेखा में एग्जाम्पल के लिए बना देता हूँ। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये -1, -2 और -3 -। अब इसके अंदर अनंत नंबर है, अनंत संख्याएं हैं, आपको दिख रही हैं। तो जो संख्या इस संख्या रेखा में दर्शाई जा सकती हैं वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। 0 भी इसमें शामिल है, 1 2 3 ऐसे -, और -1 -2 -3 ऐसे अनंत तक आती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है, तो सिंपल आपको एक कमेंट कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर। अब ये क्या होते हैं, अब ये ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूँ √1, √-11, √-2। अगर आपको इसके सार्थक अंक नहीं पते,
आपको इसका सही मतलब नहीं पता, ये इमेजिनेशन से बनाई गई नंबर है। ठीक है, ये संख्या मैथ में इमेजिनेशन करके बनाई गई है, काल्पनिक संख्याएं हैं, इसीलिए इसे इस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब जैसे कि कोई ये एक चिन्ह होता है जिसे हम आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये इमेजिनेशन नंबर है, ये वास्तविक संख्याएं नहीं होती। अब आपके सामने बोला जाए आयोटा 1 + a, आयोटा 0 + a, जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो ये कोई संख्या थोड़ी है, ये इमेजिनेशन से बनाई गई है। और इसको गहराई से पढ़ेंगे हम जैसे हम इस चैप्टर में प्रवेश करेंगे। आज अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो नंबर हैं ये सभी इमेजिनेशन नंबर हैं। अब आइए बात मिक्स्ड संख्याओं की, मिक्स्ड नंबर की। अब यहाँ ये होता है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं, और जैसे ही ये जुड़ जाती हैं उन्हें हम मिक्स्ड नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ 5 एक वास्तविक संख्या है और आयोटा एक काल्पनिक संख्या है, तो ये जुड़कर क्या हो गई, मिक्स्ड नंबर हो गई। और एग्जाम्पल एक और समझ लीजिए, जैसे कि आपके सामने √-1 लिखा है, ये कैसी संख्या है, काल्पनिक है, और मैं लिख दूं क्या 1, तो ये अब कैसी बन गई, मिक्स्ड नंबर बन गई। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया हो। अब चलते हैं आगे। हालांकि दोस्तों ये बहुत जीरो लेवल की बातें हैं, पर शुरुआत कर रहे हैं तो जानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, और अच्छे से सब धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसका थोड़ा डीप ज़्यादा है, जो वास्तविक संख्या है इसका थोड़ा डीप ज़्यादा है। ठीक है, तो जो वास्तविक संख्या होती हैं उन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेसिमल, दशमलव। अब पूर्णांक जो होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक, जो आपको यहाँ बताया गया है। ये जो आपके सामने दिख रही है संख्या रेखा, इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, क्योंकि आपके सामने ये जो लिखा है पूर्णांक संख्या की 3 कैटेगरी लिखी है। जहां आपकी पहली क्या है, ऋणात्मक संख्या, तो भैया ये रही आपकी क्या, ऋणात्मक। ठीक है, और जो बीच में है वो क्या है आपका शून्य, और ये जो जहां है वो क्या है आपका धनात्मक। तो आपका बन गया ना, ये वाली कैटेगरी बनी कि नहीं बनी, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रहे आपके ऋणात्मक, ये रहा शून्य और ये रहा धनात्मक, अर्थात जो आपकी संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, वही पूर्णांक संख्या की कैटेगरी में आती है। आशा करता हूँ समझ में आया हो। और यो यहाँ पर एग्जाम्पल में भी मैंने छाप दी है, यहाँ पर छपी हुई है। अब डेसिमल संख्याओं की बात करेंगे आगे। तो अभी यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिए। जो बिंदु किसके हैं, वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक संख्याओं के कुछ बिंदु हैं। ठीक है, उन्हें पढ़ते हैं। तो जो पूर्णांक होते हैं वो इंटीजर होते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। क्लियर हो गई होगी ये बात। तो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के ये कुछ प्रकार हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में कौन सी संख्याएं आती हैं, क्योंकि जो पूर्णांक संख्या होती है उसके अंदर मैंने आपको भी बताया था, इस प्रकार की पूर्णांक संख्या होती हैं आपकी, जिसके अंदर ऋणात्मक होते हैं, शून्य होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो अब बात करते हैं इसी के अंदर जो हम पढ़ते हैं, ये इन्हीं के अंदर आते हैं। तो पूर्णांक के अंदर होता है आपका प्राकृतिक संख्या है, जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो होते हैं आपके 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक जाते हैं। ठीक है, इनका कोई अंत नहीं होता, ये नहीं कि 100 पर रुक जाए, नहीं, ये अनंत तक जाते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं यहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ से, और यहाँ तक जाती है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये होती है नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। अब पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो यहाँ से ना स्टार्ट होकर यहाँ से स्टार्ट हो, 0 से, तो ये कौन सी होती है, ये होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं की, जिन्हें ऋण संख्या भी कहते हैं या प्राइम नंबर भी कहते हैं। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, जानना जरूरी है ना। बहुत सुना है अभाज्य संख्या, और इनका यूज़ खासकर LCM HCF ऐसे टॉपिकों में भी किया जाता है। और
भागफल, गुणनफल ऐसे में भी किया जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो दूसरे संख्याओं का भाग नहीं लेती, या तो वो एक से कटती हैं या खुद से कटती हैं। अब एक से तो आप जानते हो सभी संख्याएं कटती हैं, जीरो ऐसी संख्याओं को छोड़कर, लेकिन ये संख्याएं खुद से ही कटती हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें रूढ़ बोलते हैं। रूढ़ मतलब खुद से कटने वाली, किसी अन्य से नहीं कटती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने कोई संख्या लिखता हूँ 4, तो क्या आप इस 4 को प्राइम नंबर बोलोगे? बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि ये 4 देखो एक से तो कटेगी कटेगी, इसे आप लिखो या ना लिखो, क्यों कट रही है वो तो 4 से भी कटेगी खुद से, लेकिन साथ में किससे भी कट रही है? 2 से, 2 2 जा 4। इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर होता तो केवल यही 2 कंडीशन लागू होती। अगर मैं आपके सामने कहूँ 5, तो क्या ये 5 किस किस कटेगा? 1 से तो कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा, इसीलिए यह एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं प्राइम नंबर्स को। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये खुद से कटते हैं और किसी अन्य से नहीं कटते, केवल एक को छोड़कर। आशा करता हूँ समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं का, जिन्हें यौगिक संख्याओं की के भी कहते हैं। अब यौगिक भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो संख्या भाज्य है वो योग से बनी है। जैसे 4 है, इसे हम बोल सकते हैं 2 + 2। 6 है, इसे बोलते हैं 2 + 2 + 2। या फिर क्या बोल सकते हैं? 4 + 2। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो ये संख्या ऐसी संख्या होती है जो खुद से एक से कटने के अलावा दूसरी से भी कटे या विभक्त हों, वो संख्या कैसी होंगी? भाज्य होंगी, ठीक है। तो समझ में आया हो, पर फिर भी मैं आपको इसको एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कि मैं आपके सामने कोई संख्या लिखता हूँ 18। अब ये किस किस से कट रहा है आप खुद ही देखिए। 2 से कटेगा, 18 से कटेगा, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? और कट जाएगा आपके 3 से कट जाएगा, 3 से 18, और किससे कट जाएगा? 6 से कट जाएगा। तो इतने सारे जो इसके काटने वाले हैं, जो इसके विभाजक हैं, तो ये चीज़ आपकी किस में आ जाएगी? ये संख्या भी आएगी आपकी भाज्य संख्या में, ठीक है। भाज्य संख्या में ये आ जाएगी। तो इस प्रकार आप समझिए। और इसे यौगिक इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? 2 + 2 + 2 + 2 ठीक है, जब तक ये 18 नहीं हो जाए। 18 कब तक होगा? कि जब ये 2 हो जाएगा 9 टाइम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यौगिक से बन गया। या फिर इसे हम सिंपल बोल सकते हैं 16 + 2, ठीक है। तो इस प्रकार के योग से बनी हुई संख्या भी भाज्य संख्या कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हो, जिनके केवल 2 फैक्टर हो, ठीक है। तो ये वही चीज है जो ऊपर बताई गई थी, अभाज्य, रूढ़, प्राइम। यहाँ पर थोड़ा डीप बताया गया है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भी बन जाते हैं। जो एसएससी का एग्जाम होता है, रेलवे का, पटवारी का, तो वहाँ सीधा पूछ लेता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप डायरेक्ट बता दें 15, ठीक है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। और वैसे भी कि 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे अभाज्य संख्याएं। लेकिन ऐसे भी आप याद रखें तो टाइम की बचत होगी। 1 से लेकर 50 तक आपकी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 51 से लेकर 100 तक आपकी कितनी होती हैं? 10। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी हो जाएंगी? 10 और 15 25 हो जाएंगी। 1 से लेकर 200 तक आपकी 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से लेकर 1000 तक आपकी 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। याद हुआ? 1 से लेकर 50 तक 15, 51 से लेकर 100 तक 10। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी हो जाएंगी? 10 और 15 25। और 1 से लेकर 200 तक 46, 1 से लेकर 1000 तक 168। अब एक लाइन यहाँ पर मैंने लिखी है, आप इसे नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप लिख लें, अच्छा रहेगा। जो हर अभाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या 2 या 3 को छोड़कर आने वाली सभी अभाज्य संख्याएं जिनके फॉर्म
आने वाली सभी अभाज्य संख्या किस फॉर्म में होती हैं, तो वो होती है 6k प्लस माइनस 1। ये क्यों लिखा है, आपको समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब ये है 2 या 3 को छोड़कर जितनी अभाज्य संख्या होती हैं, फिर कौन सी आती है 2 या 3 के बाद, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जितनी आती हैं आगे, ठीक है, वो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखी होती है। ये किसी वैज्ञानिक ने या फिर किसी गणितकर्ता ने शोध करके लिखा है, ये कुछ बनाया है, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट होता है, इससे भी ये भी बहुत हेल्प करता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे कि आपके सामने कोई अभाज्य संख्या में लिखता हूँ क्या, 11, ठीक है, तो 11 को 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये दोस्तों अभाज्य संख्याएं प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि मैं आपको सिंपली एग्जांपल के लिए बताऊं, मान के चलो मैं k बराबर क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ। k बराबर मैं क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ अभाज्य संख्या कैसे प्राप्त की जाती है। तो k बराबर मैं जैसे ही 1 लूँगा तो 6 इंटू 1 प्लस या माइनस 1, तो 6 ही कम 6। अगर मैं इसमें 1 जोड़ूँ तो क्या मिलेगा हमें, +1, तो हमें क्या मिलेगा 7, जो कैसी होती है, एक अभाज्य संख्या होती है, तो प्राप्त हुई। अगर मैं इसमें से 1 घटाऊं फिर हमें क्या मिलेगा 5, तो ये भी हमें अभाज्य संख्या प्राप्त हुई। तो ये हमें निकटतम, ये दोनों साथ में लिखी गई थी अभाज्य संख्या, तो इसने प्राप्त करवा दी है। अगर मैं k बराबर 2 लूँ, 6 इंटू 2 प्लस माइनस 1, तो ये हमें उसी निकटतम की बात करेगा। जैसे कि देखना 6 कम 6 6 दूनी 12 प्लस 1 और 12 माइनस 1, तो क्या प्राप्त होगा 12 और 1 13, 12 माइनस 1 11। तो ये भी अभाज्य संख्या है। दोनों इसके बाद ये लिखी जाती है, बोलो हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें हेल्प ज़रूर करेगी आगे, जब हम इसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये भी काम का था, इसीलिए आप इसे लिख लें। इतना हो गया। अब आती है बात भाज्य संख्याओं की। क्या होती है भाज्य संख्याएं? भाज्य संख्याएं मिनिमम 3 फैक्टर्स होते हैं भाज्य संख्याओं के, जो अभी मैंने यहाँ बताया था। अभाज्य के बाद भाज्य आई थी, तो वही बात है। 2 से ज़्यादा 2 फैक्टर किस में होते थे, मिनिमम, मैक्सिमम बोल सकते हैं उसे, भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं में। और इसमें मिनिमम 3 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हों। जैसे कि 4 में 3 होते हैं, 6 में कितने होते हैं, 6 में 4 होते हैं, 12 में 6 होते हैं। तो ये फैक्टर है, किसी संख्या को डिवाइड करने वाले अंक हैं, ठीक है, ये भाज्य होते हैं। ज़्यादा इसको डीप में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इतना ही है और ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। अधिकतम बच्चों को इसमें डाउट होता है, संख्याएं होती हैं, ये क्या होते हैं, किस प्रकार इसको पढ़ा जाता है, तो वो आज दूर होने वाली है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो। अब कोई संख्या जिसका HCF 1 हो, तो ये बात तो आपकी पक्की है, तो वो संख्या 1 तो हो नहीं सकती। जैसे कि मैं आपके सामने लिख दूं 1, तो इसका HCF 1 हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये ड्यूल में लिखी जाएंगी, 1 और मैंने लिख दिया आपके सामने 3, ठीक है। तो ये ड्यूल में लिखी जाएंगी, ड्यूल में। तो 2 संख्याएं आई हैं और इसका HCF क्या है, HCF 1। तो ये कैसी हो गई, ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे, ये संख्याएं ड्यूल में लिखी जाएंगी। यदि ड्यूल में होंगी तभी इसका HCF निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जैसे के लिए ये रहा एग्जाम्पल, मैंने लिखा एग्जाम्पल में 2 या 3। अब आपको पता है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या है, यहाँ पर इसको डिवाइड कौन कर सकता है, इन दोनों संख्याओं को डिवाइड में हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। HCF माने क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन माने क्या, अब कोई एक संख्या में तो आप क्या कॉमन निकालोगे, तो 2 संख्याएं हों, 2 से ज़्यादा हों, तो आप उसमें कॉमन निकालोगे। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन 1 है, जो इनका फैक्टर है और वो हाईएस्ट है। 2 से 1 से ज़्यादा तो कोई है ही नहीं। अगर 1 से ज़्यादा मैं 2 लूँ तो 2 इसको तो डिवाइड कर देगा, क्या इसको कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। और ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, सह अभाज्य संख्याओं का। 14 23 हो गया, ठीक है। 14 23 का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है। 14 के खंड हो जाएंगे 1 2 7, 23 के हो जाएंगे आपके 1 और 23। तो यहाँ
कॉमन क्या है 1 और यही हाईएस्ट है। तो क्या हो गया, ये सह अभाज्य संख्या है। ये संख्याएं जोड़े में होती हैं, पेयर में होती हैं। बात क्लियर। तो चलते हैं आगे। अब आई बात दशमलव संख्याओं की। तो हमने वास्तविक कर दी खत्म, जितना भी था हमारे बेस के लिए अच्छा था, समझने के लिए अच्छा था। अब करते हैं बात दशमलव संख्याओं की। दोस्तों नॉलेज के लिए ये चीज़ आपको भी पता है जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बचपन से पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अगर हम इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो दशमलव दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक होती है शांत दशमलव, एक होती है अशांत दशमलव। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वे डेसिमल होते हैं जब हम किसी संख्या में किसी संख्या का डिवाइड देते हैं, या फिर कोई परिमेय संख्या होती है तो उसका डिवाइड पूरा चला जाए और दशमलव में पूरा चला जाए। ये दशमलव लगा है, डॉट लगा है, पॉइंट लगा है, पूरा चला गया, तो ये कैसी हो गई, शांत दशमलव। PYQ है, परिमेय संख्या है, पूरा चला गया तो क्या हो गया, शांत दशमलव। ये एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे शांत हो गए, यहाँ पर ये रुक गए, खत्म हो गए, डिवाइड पूरा हो गया, ठीक है। तो ये शांत दशमलव होंगे। बस इतना ही समझना है हमें। शांत दशमलव पहचानने की बात है तो कोई हर अंश को पूरा डिवाइड कर दे, डेसिमल में जा रहा हो पर वो पूरा डिवाइड कर दे, तो वो शांत दशमलव है। अशांत दशमलव वह दशमलव होता है जब हम किसी संख्या में किसी अंश में किसी हर का डिवाइड दें और वो डिवाइड पूरा ना करे, खत्म ही ना हो, चलता जाए, तो वो कैसा होगा, अशांत दशमलव। जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल दिया है 0.3333, अब ये खत्म थोड़ी होगा, चलता जाएगा। अब मैं आपके सामने कहूँ एक एग्जांपल और, पाई। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। आप इसमें कितना भी डिवाइड देते जाओ 3.14, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, खत्म नहीं होगा। तो ये भी किस में आ जाएगा, अशांत दशमलव में। बात आई समझ में, ठीक है। अब जो अशांत दशमलव होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब वो कैसे सर, ठीक है, तो हम डीप में पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ेंगे। तो अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें एक पैटर्न चलता है, जैसे कैसे 0.33333, ये एक पैटर्न बन गया, और जो किस तक चलेगा, अनंत तक चलेगा, और उसमें अनंत तक क्या आएगा, 3333, एक पैटर्न बन गया। और जब कोई संख्या ऐसे बार बार आती है 333, तो हम उसमें बार लगा देते हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया हो। अब इसमें जैसे कि एक पैटर्न ये बनता है 0.123 या फिर कुछ भी हो, 456, तो एक पैटर्न ये बन गया, तो हम बार लगा देते हैं 1 2 3 पर, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि ये कोई पैटर्न है 0.56, तो ये चलता जाएगा और 56 पर बार लगा देते हैं, जिससे ये शांत हो जाए। वैसे शांत नहीं है, बार का मतलब भी है ये बढ़ता जा रहा है, पर बड़ा ना हो, इसलिए हम इसको लगा देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। समझ में आया। अब नॉन रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये ऐसा डेसिमल का क्रम होता है जहाँ कोई क्रम नहीं होता। जैसे कि यहाँ 3 ऐसे क्रम बन रहे थे, यहाँ पेयर बन रहे थे कुछ संख्याओं के, 56, तो यहाँ पर कोई क्रम नहीं है, सीधा कोई संख्या अपनी मर्जी से आ रही है, रख रही है, कट रही है, ठीक है, ऐसे आती जा रही है। और ये भी किस तक चलेगा, अनंत तक चलेगा। इसीलिए हमने इसको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। डिवाइड तो ये नहीं करेगी पी क्यू को पूरा, पर ये ऐसा चलता आएगा, उल्टा सीधा आता है 0.56, 56, 57, भाई 32, 11, 22, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, परिमेय संख्याएं। दोस्तों आपको अपना लेवल तो दिख रहा होगा, अपन ज़्यादा ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, शुरुआत की है तो एकदम बेस से बना रहे हैं, बेस से, और इसको ये नहीं कि बेस के बेस में ही खत्म कर,
जितना होगा उतना एडवांस तक ले जाएंगे। पेपर के जितने क्वेश्चन हैं, चाहे वो CHSL हो, GD हो, CGL हो, उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होती है, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं आपको पहले बताया था, वे संख्याएं जिनका रूप P/Q के फॉर्म में होता है, जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है, अर्थात अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी जाती है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश व हर, जैसे कि 22/7 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, 11/115 हो गया। तो ये क्या है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो ऐसे कई संख्याएं हो सकती हैं, 1/2 हो गया, 3/7 हो गया, ठीक है, 55/56 हो गया। तो ये संख्या कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब वे संख्याएं जिन्हें भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं ये नहीं होगा, लिख नहीं सकते हैं, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर नहीं है। जैसे कि √2 आपकी एक परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि इसको जब हम खोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1.414। ठीक है, इस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है और ये भी खत्म नहीं होती, अनंत तक चलती है। तो ये क्या है, एक डेसिमल संख्या है। डेसिमल संख्या के अंदर ही अपन बात कर रहे हैं ना अभी, इसीलिए हमने √2 एग्जाम्पल लिया इरेशनल नंबर का। √3 हो गया और आपका पाई का मान हो गया, ये भी कैसा है, अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। आई बात तो दोस्तों, आज हमने संख्याओं के नंबरों के बारे में जाना कि कौन सा नंबर किस प्रकार के क्रम में आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।